नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं उत्तराखंड के 2024 के रन का आगे का सफर। आज हम बात करेंगे हरिद्वार लोकसभा से। हरिद्वार को कौन नहीं जानता, सबको जानते हैं, लेकिन हरिद्वार की बड़ी खूबी भी है। वहां गंगा के साथ साथ सियासी तरलता भी इसी तरह की है। तो आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेश बिष्ट जी भाजपा से हैं, दीपक रावत जी कांग्रेस से हैं हमारे साथ में, और शिषपाल बिष्ट जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन बड़ी दिलचस्प मुकाबला हरिद्वार में है। हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी बीजेपी। त्रिवेंद्र रावत साहब पूर्व मुख्यमंत्री, वो बीजेपी से मैदान में हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनके पुत्र वीरेंद्र रावत कांग्रेस से मैदान में है। यूकेटी से मोहन सिंह असवाल साहब हैं, और यहां से अगर बात करें तो 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुकाबला काफी दिलचस्प है, और यह एक ऐसी सीट है जहां लगभग 50,000 से ज्यादा साधु संत मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकल मुद्दे हैं। यूकेडी और कांग्रेस नमामि गंगे के नाम पर घेर रही है। त्रिवेंद्र रावत जी पे डायरेक्ट कुछ आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं किया तो बीच में इन्हें हटाना पड़ा। कुछ ऐसी चर्चाएं हैं, और हम चर्चा शुरू करेंगे। और अब हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं। रावत दीपक जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, आप भी मैदान में हैं, कांग्रेस भी मैदान में है। क्या लगता है इस चुनाव में दिग्गज मैदान में है? योगेंद्र जी, सबसे हॉट सीट अगर इस समय कहूँ जहां पर सबसे ज्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन किया है वो हरिद्वार है। और हरिद्वार में तकरीबन सभी राष्ट्रीय जो दल हैं और जो क्षेत्रीय दल है वो भी इसी में उन्होंने सबने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसलिए हरिद्वार की सीट बहुत ही रोचक हो गई है। और सभी अपने अपने वर्गों का, जो जिन वर्गों का या जिन समुदाय का वो लोग नेतृत्व करते हैं या राजनीतिक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं या करना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे आज की डेट में हरिद्वार सीट में है। और हरिद्वार की अपनी एक धार्मिक नगरी है, अपनी कुछ उसकी समस्याएं हैं जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, कुछ समस्याएं उनकी भारत जब आजाद हुआ उसके बाद, और कुछ समस्याएं तब से है जब से उत्तराखंड बना है। अब इन समस्याओं के बारे में वर्तमान हमारे जो यहाँ के सांसद रहे उन्होंने कितना उठाया ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा प्रश्न हो जो संसद में उठा हो हरिद्वार से संबंधित। और नमामि गंगे के बारे में हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कि 2024 तक साफ हो जानी चाहिए थी। क्या कारण है कि आज तक नहीं हुई, क्या उसके बारे में वो तो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से सबसे रोचक, उत्तराखंड में अगर 5 सीटें हैं तो उसमें सबसे रोचक चुनाव अगर होने वाला है जहां पर स्थानीय मुद्दे भी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और धार्मिक मुद्दे भी हैं। इन सारे मुद्दों का गठजोड़ अगर आपको देखना हो उत्तराखंड में तो वो हरिद्वार सीट है। और हरिद्वार सीट बहुत ज्यादा हॉट होने वाली है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है, यहाँ पर तमाम सभी दल अपने जो जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तमाम दल
एड़ी चोटी का जोर लगा के ज्यादा से ज्यादा मतों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और लगातार मुझे लग रहा है कि अभी 2 दिन और बचे हुए हैं, 2 दिन और में और ज्यादा दिखेगा। और सबसे अच्छी बात योगेंद्र जी इस बार है कि स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पे हावी हो रखे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो एक नैरेटिव सेट करना चाह रही थी, वो नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है। कम से कम उत्तराखंड में तो नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है। चलिए राजेश जी के पास में जाना चाहूंगा, विष्णु साहब आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अभी आपने सुना आपके साथी जो कह रहे हैं नमामि गंगे को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, और जो मुद्दे पहले से थे वो हैट्रिक लगाने की बीजेपी कोशिश कर रही हो, लेकिन 10 साल से जो मुद्दे हैं वो अभी भी स्टैंड कर रहे हैं। तो क्या कहना है कि लोकल जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, इसके अलावा इनके पास कोई भी इस देश को या प्रदेश को देने के लिए कोई भी विजन नहीं है। आज जब हम केंद्रीय नेतृत्व की बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि जब बात नरेंद्र मोदी जी की होती है या उनके इन 10 वर्षों के कुशल नेतृत्व की होती है, तो ये देश जानता है कि मोदी जी की गारंटी का मतलब है कि वो गारंटी हर संभव तरीके से पूरी होगी। किन्हीं परियोजनाओं में किसी कारण से अगर देर बदेर होती है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है या उस प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं किया जा रहा है। जो लोग आज मीडिया में बैठ के भारतीय जनता पार्टी या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सवाल खड़ा करने की बात करते हैं, वो ये भी तो बताएं कि इस देश की आजादी को जब हम 76 साल हो गए हैं, 77 साल हो गए हैं, बोलते हैं और बड़े जोर से बोलते हैं कि आज हमने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, 77वां स्वाधीनता दिवस मनाया। उस दिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल 10 वर्ष से आई है। 65 साल वाली पार्टियों से सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, आज हम सत्ता में, हमारी जिम्मेदारी है जवाब देना, और हम अपनी जवाबदारी से भाग नहीं रहे। हरिद्वार की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं समझ कर चल रहा हूं, इस देश की धार्मिक नगरी है, वहां पे देश दुनिया से लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं, भक्ति से आते हैं, और मां गंगा को हर तरीके से वो अपने लिए कहीं ना कहीं एक पूर्ण आहुति की तरह महसूस करते हैं। उस गंगा मैया को अपने अंदर स्मरण करते हैं और उस संस्कृति को देश विदेश में फैलाया जाता है। आज जहां तक हरिद्वार लोकसभा सीट की बात है, हरिद्वार लोकसभा सीट के कैंडिडेट्स हैं कौन से? ये वही कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के जिनकी यहां पे 2012 से लेकर 17 तक माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में सरकार थी, और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जी को यहां से टिकट दिलवाया। और आप सबको पता है कि उस 2014 के चुनाव में वो नहीं जिता पाए अपनी धर्मपत्नी जी को। जब मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी धर्मपत्नी जी को नहीं जिता पाए, तो अभी के तो हालात बहुत खराब है। अभी तो कांग्रेस कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। आप 5 लोकसभा सीटों को अगर उठाकर देखेंगे, आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को या इस देश में चल रही जितनी भी जन सरोकार की नीतियां हैं उनको घर घर तक पहुंचाने के अलावा कोई पार्टी नजर नहीं आ रही है जी। जितनी चलिए, बिल्कुल आपके आरोप का जवाब तो शिषपाल बिष्ट जो हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं वो ही दे सकते हैं, क्योंकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उनके पार्ट पे आ रही है, तो जैसे जुड़ेंगे मैं जवाब दिलाऊंगा। लेकिन धरातल पे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई नहीं देते हैं, इस पे दीपक रावत जी का मैं जरूर बयान जानना चाहूंगा। जी जी, शिषपाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिषपाल जी, सवाल यह है मेरा आपसे कि अगर सबसे हॉट सीट की बात करें 5 लोकसभा सीट में से उत्तराखंड की, तो सबसे हॉट सीट है हरिद्वार, और हरिद्वार में बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत साहब अपनी पत्नी को भी टिकट दिलवाया लेकिन जिता नहीं पाए। अब जब सत्ता में नहीं है, उसके बाद अपने पुत्र पे उन्होंने दाव लगाया है, तो उसमें भी सफल नहीं होंगे। धरातल पे कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहे हैं, मनोबल टूट चुका है, केवल बीजेपी के लोग वहां दिखाई देते हैं, ये कहना है बीजेपी का। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं वो बौखलाहट में है, और शायद उनको जानकारी नहीं कि मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत जी ने अपनी धर्मपत्नी को वहां से कभी टिकट नहीं दिलवाया। वो जब एनडी तिवारी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय जो है तिवारी जी ने जरूर उनकी धर्मपत्नी को वहां से चुनाव लड़ाया था। और जहां तक कार्यकर्ता न जोड़ने की बात है, तो उन नेताओं को कांग्रेस के कार्यक्रमों को देखना चाहिए। एक एक दिन में कितनी सभाएं जो है कांग्रेस के नेताओं की हो रही है। आदरणीय हरीश रावत जी अलग जनसभा कर रहे हैं, वीरेंद्र रावत जी अलग जनसभा कर रहे हैं, और अभी भी मैं कन्वेंसिंग में जो है आनंद रावत जी के साथ जो है फील्ड में हूँ। तो लगातार जो है जनता का प्यार, दुलार और समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, और इसीलिए जो है
भाजपा के नेता इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए जो हरीश राव जी ने हरिद्वार में काम किया, आप देखिए उन क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहां जो है विकास की किरण नहीं पहुंची थी, अकेला जो हरिद्वार का घाट क्षेत्र है वहां पर इतने पुलों का उन्होंने निर्माण किया कि आज भी जनता जो है हरीश राव जी का आभार जताते हुए नहीं थकती है। और हार जीत तो लोकतंत्र में लगी रहती है। देखिए हरीश राव जी ने बहुत से चुनाव जीते भी हैं, बहुत से हारे भी हैं, और वो जो है कई बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उत्तराखंड के सबसे अनुभवी नेता हैं जो उत्तराखंड की भाषा से, संस्कृति से, उत्तराखंड के युवाओं की समस्याओं से, महिलाओं की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। और सत्ता पक्ष के लोग भी उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए जाते हैं। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेट्स भी जो है तमाम जो है नीतिगत विषयों पर उनसे जो है सलाह लेते हैं, और वो बेबाकी से जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठ के राज्य हित में जो है अपनी सलाह भी देते हैं। तो हरीश राव जी इस प्रकार के नेता है। अब भाजपा उनके आलोचना में जो है मजबूरी में कुछ भी कहे, लेकिन वो भी जानती है कि जमीन से जुड़ा अगर कोई नेता उत्तराखंड में है तो हरीश राव जी, और हरिद्वार की जनता की में उनकी ऐसी लोकप्रियता है कि वो उनको छोड़ना ही नहीं चाहती है। और वीरेंद्र रावत जी लगातार जो है पिछले 5 वर्षों से हरिद्वार में जो है सक्रिय थे। जब हरिद्वार आपदा में डूबा हुआ था, वहां पर जल भराव की समस्या थी, तब भी वीरेंद्र राव जी, हरीश राव जी ने जो है कमर तक के पानी में जो है गांव-गांव का भ्रमण किया, लोगों की समस्याएं सुनी और प्रशासन से लड़ झगड़ के सरकार के दरवाजे पे जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करवाने के प्रयास किया। तो हरिद्वार की जनता इसीलिए उनको प्यार भी करती है, प्रेम भी करती है। शिषपाल जी वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौट रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन मैं दीपक जी के पास में जाना चाहूंगा। दीपक जी, राजेश जी का कहना है कि धरातल पे केवल ये तो हरिद्वार की बात नहीं कर रहे हैं, 5 लोकसभा सीट की कोई पार्टी के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं, केवल कमल दिखाई दे रहा है या बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। अनम्यूट करें सर, म्यूट है। दीपक जी म्यूट है आपके यहां से, दीपक जी म्यूट है। योगेंद्र जी, अगर मैं ये कहूंगा कि सावन के अंदर कोई हरा हरा नजर आता तो हरे रंग से तो भारतीय जनता पार्टी को नफरत है, तो ये तो मैं बोल नहीं सकता। अब सवाल ये है कि इन्हें दूसरे पार्टी के कुछ दिखता नहीं है, इनको ना तो उनके कार्यकर्ता दिखते हैं। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, केंद्र में भी शासन कर रही है, राज्य में भी शासन कर रही है, तो कार्यकर्ताओं की एक फौज इनके पास है। लेकिन अपनी फौज के अलावा दूसरे किसी फौज को बिल्कुल ना मानना, या उनके अस्तित्व को ही नकार देना, ये अहंकार नहीं तो क्या है योगेंद्र जी। अब आप देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं योगेंद्र जी, जब ये भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व उत्तराखंड में था ही नहीं, तब उत्तराखंड क्रांति दल का अस्तित्व भी था। हम तो तब से बोल रहे हैं, इस राज्य के बनने से पहले भी और आज तक हमारे पास सत्ता का अगर कोई किसी प्रकार का हमें सुख ना भोगा हो, या सरकार ने, यहाँ की जनता ने हमें पूर्णता हमें सत्ता ना दी हो, लेकिन मुद्दे हमारे जनहित में पहले भी थे, यहाँ के उत्तराखंड बनने से पूर्व भी, और आज तक हम लगातार उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आज परिसंपत्तियों के बंटवारे में सबसे ज्यादा विवाद अगर किसी एक संसदीय क्षेत्र में तो वो हरिद्वार में है। ये आज हरिद्वार से निकलने वाली जो नहरें हैं, उनका आज तक हमें अधिकार नहीं मिला हुआ है। गंगा का जो पानी है उसका अधिकार हमें आज तक नहीं मिला हुआ है। ये उनके बारे में बात नहीं करेंगे ना। इनके पूर्व में जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बाद में संसदीय मंत्री बने, उसके बावजूद भी कभी इन विषयों में बात नहीं करी है। इन विषयों के अलावा ये दुनिया भर की जहां की सारी बातें कर देंगे। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए वो योगेंद्र जी, भाजपा 2014 में बोलती है कि 2 करोड़ रोजगार देगी, और परसों जो इनका संकल्प पत्र निकला है, कल ही संकल्प पत्र निकला है, उसमें रोजगार का कोई जिक्र नहीं है कि कितने रोजगार दे पाएगी। आप विडंबना देखिए इस बात की कि ये 2014 में बोलते हैं कि 2 करोड़ रोजगार सृजित करेगी, और अब 2024 में आके ये एक भी शब्द, इनके घोषणा पत्र को मैंने भी पढ़ा, लेकिन कहीं पर वहां पर निश्चित नहीं बताया है कि कितने लोगों को रोजगार देंगे। तो ये विषय तो यहाँ पर है ना, बेरोजगारी का विषय, रोजगार का विषय तो है। इन विषयों पर तो उनको आकर बोलना पड़ेगा कि क्या कारण है इन्होंने इसको एड्रेस नहीं करा अपने संकल्प पत्र में। जी चले, मैं राजेश जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेश जी, रोजगार का मुद्दा यूकेडी उठा रही है, कांग्रेस भी कह रही है। जी देखिए, मैं सबसे पहले अपने साथी की 3 बातों का जवाब देता हूं। ये पिछली डिबेट में भी मेरे साथ थे। इन्होंने पहला शब्द उस डिबेट से सीखा सावन के अंधे, दूसरा शब्द इन्होंने सीखा अहंकार,
और आज नया शब्द तीसरा इन्होंने बताया कि जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं थी, ये उत्तराखंड क्रांति दल के क्रांतिकारी साथी थे। इनकी याददाश्त अगर दुरुस्त ना हुई हो तो मैं दुरुस्त कर देता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, उन्हीं की वजह से, श्रद्धेय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से, उनके प्रधानमंत्री बनने के समय में, उनके कार्यकाल में ही हमें अलग और पृथक उत्तराखंड मिला। तो इनको ये बात स्मरण रखनी चाहिए। और उत्तराखंड 44 साल पुरानी पार्टी है। कुछ नए लोग आजकल आ गए तो उन्हें ज्ञानवर्धक बातें कुछ मैं बता देता हूं जो इनके स्मरण रहेंगी जीवन भर, कि उत्तराखंड मिलने की सबसे बड़े वजह ही भारतीय जनता पार्टी है। ये याद रखें जीवन भर। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि नारायण दत्त तिवारी जी ने रेणुका रावत जी, माननीय हरीश रावत जी की धर्मपत्नी जी को अपने कार्यकाल में टिकट दिया। क्या हो गया इन लोगों को? बौखला गए या बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? 1 अप्रैल 2014 को इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव की डेट निर्धारित हुई थी। 1 फरवरी 2014 को माननीय हरीश रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। नारायण दत्त तिवारी जी का जो कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 तक का। कितना सफेद झूठ बोलेंगे ये, कितना भ्रमित करेंगे लोगों को। अगर ये जिस दिन सच बोलने लग जाए उस दिन शायद इनकी एक आध सीटें इस देश के अंदर कहीं आ जाएं। तो मैं इनकी बात का ये जवाब आपके माध्यम से देना चाह रहा हूं कि 1 फरवरी 2014 को माननीय हरीश रावत जी इस प्रदेश के अंदर विजय बहुगुणा जी को जबरदस्ती हटाकर मुख्यमंत्री बने, और 1 अप्रैल 2014 को जब लोकसभा के चुनाव की डेट निर्धारित हुई तो इन्होंने अपनी धर्मपत्नी जी को हरिद्वार से जोर जबरदस्ती में टिकट दिलाया और बहुत बुरी तरीके से हारे। और इस देश के अंदर जब भी कहीं डिबेट्स हो रही है तो मैंने अपने विपक्षी साथियों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़त करते हुए देखा हुआ है। लेकिन इस चुनावी माहौल में वो ये नहीं बता पा रहे कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल को इस प्रदेश के लोग अगर वोट दें तो क्यों दें, कांग्रेस को अगर वोट दे तो क्यों दें। भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट इसलिए करेगी उसने काम किया है। और हम कहीं पर भी जा रहे हैं काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इनके लिए कहीं पर भी हम हाथ जोड़ के इन्हें नहीं कह रहे आप हमारे लिए वोट मांगो। आपको वोट क्यों करे जनता ये तो बता दो। आप हमारी बात छोड़ दीजिए, हमें जनता देगी नहीं देगी वो देखा जाएगा। आपको क्यों दे वोट वो तो बताओ। चलिए मैं बात कराता हूं शीशपाल जी आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शीशपाल जी, हेलो। राजेश मिश्र साहब का सीधा आरोप है यूकेडी पे भी और कांग्रेस पे भी कि जरा ये बताया जाना चाहिए कि वोट किस आधार पे जनता के बीच जाके मांग रहे और जनता आखिर वोट क्यों दे उनको। जी शीशराम जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे जवाब चाहिए मुझे। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अति उत्साह में कुछ भी बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब जो है अटल बिहारी वाजपेयी की कृपा से जो है उत्तराखंड राज्य मिला। शायद वो 42 जो है आंदोलनकारियों की शहादत को जो है बुलाना चाहते हैं, उनके योगदान को वो नकारना चाहते हैं। और आंदोलनकारियों की जो शहादत है, जो त्याग है, जो तपस्या है, उत्तराखंड का निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश से विभाजित करके, पृथक राज्य की एक लंबी लड़ाई लड़ी। भाजपा उसको मानना ही नहीं चाहती। भाजपा कह रही कि हमारी देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस का शासनकाल 65 साल का था। उन्होंने पृथक उत्तराखंड की मांग सन 89 से चल रही थी, सन 88 से चल रही थी। क्यों नहीं कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? अगर उनके हाथ में था तो खून पसीना बहाया है, अपनी शहादतें दी हैं और शहादत से के बदौलत मिले हुए राज्य को भाजपा जो अपनी कृपा से बना हुआ राज्य बताना चाहती। ये राज्य की महान जनता और आंदोलनकारियों का और शहीदों का सीधा सीधा अपमान है। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के निकृष्ट बयानों के लिए जो है प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और आज घर घर में जो बेरोजगारों की फौज खड़ी है उस पर भाजपा जो है कुछ बोलना नहीं चाहती। आज जो है महंगाई से आम जनता की कमर टूटी हुई है, उस पर भाजपा कुछ बोलना नहीं चाहती। इन्हीं के पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 270 लोग प्रतिदिन उत्तराखंड से पलायन करने के लिए मजबूर है। आखिर क्यों ऐसी स्थितियां इस राज्य के अंदर? आए दिन जो है स्कूल बंद हो रहे हैं, जो है शिक्षा से भी जो है राज्य का नौजवान जो है महरूम हो रहा है। जो राज्य शिक्षा के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पे होता था, आज खिसक करके 35वें नंबर पे पहुंच गया है। नवोदय विद्यालयों की स्थिति आप देख लीजिए, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के रिजल्ट को उठा करके आप देख लीजिए, आज दयनीय स्थिति है राज्य की। और भाजपा कह रही कि हमने साहब चांद पे जो है इस राज्य को पहुंचा दिया। उत्तराखंड की मातृ शक्ति बेटी अंकिता भंडारी में अभी भी पीआईटी का नाम पूछ रही है, लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रहे। इनके नेता जो है जो राज्य में प्रचार के लिए आ रहे हैं वो इधर उधर
भर की बातें कर रही हैं, लेकिन राज्य के मुद्दों पर जो है मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। वो ये नहीं बता रही कि हमारे बेरोजगारों की नौकरियां क्यों बेची गई, उन पर लाठी चार्ज क्यों किया गया, उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे क्यों दर्ज किए गए। और आप बात कर रहे हैं नौजवान की, आप हरिद्वार के किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। किसान जो है एमएसपी की मांग के लिए मुख्यमंत्री के दरवाजे पर कितनी बार चला गया, विधानसभा में कितनी बार जो है मैं यूकेडी के पास में जाना चाहूंगा। दीपक जी, अभी राजेश जी ने दोनों को कटघरे में खड़ा किया कि आधार बताया जाना चाहिए कि वोट क्यों दे जनता आपको। अनम्यूट करे सर, म्यूट है। समय कम है, आप अनम्यूट करके अपनी बात कहिए जी। राजेश जी ने जिन शब्दों को, जो शब्द मेरे उनको चुभे वो तो याद रहे, लेकिन इस प्रदेश की जो भावनाएं हैं वो शब्द नहीं उनको समझ में आया। परिसंपत्तियों के बंटवारे का सबसे बड़ा अगर एक हिस्सा जिस एक संसदीय क्षेत्र में है वो हरिद्वार है, वो उनको समझ में नहीं आई। उनको वो जो बातें उनको चुभ गई, जो बातें उनको चुभी, उन बातों में तो चर्चा कर दी, पर संपत्तियों के बंटवारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और जिस संदर्भ में मैंने बात करी थी, वो संदर्भ ये था कि हमारा जो जन्म है उत्तराखंड क्रांति दल का 79 में, वो इसी बात को लेकर था, अलग पृथक उत्तराखंड राज्य को लेकर। मैंने इस विषय में बोला कि जब 79 में हम बने थे तब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था उत्तराखंड में, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा था। लेकिन ये जिन बातों को लेकर बैठे हुए, जो यहाँ की जनता की जरूरत है, जो परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है, जहां पर ये जो हमारी नहरें हैं उनमें हमारा अधिकार क्षेत्र है, या जो गंगा है उसमें जो हमारा अधिकार क्षेत्र है, उसके बारे में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साफ उस बात को छोड़कर बाकी सारी बातों में ये जवाब देने तैयार बैठे हुए। चलिए समय कम है। मैं राजेश जी एक बात जरूर जानना चाहूंगा। मैं जब भी डिबेट में लेता हूं सीट या उत्तराखंड से, संपत्ति बंटवारे की बात अक्सर की जाती है और ये कहा जाता है कि तो डबल नहीं, त्रिइंजनीय सरकार है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र, तो संपत्तियों के बंटवारा का मुद्दा है वहां पे। योगेंद्र जी, संपत्तियों के बंटवारे की जहां तक बात है, अखबारों में इतनी बड़ी बड़ी कटिंग्स आई और पूरे परिसंपत्तियों के ब्यौरे के साथ आई। अब ये पढ़ना लिखना नहीं जानते तो मैं तो इनको नहीं पढ़ा लिखा सकता। अभी बीच में आदरणीय, देखिए बीच में बोलना, आप जवाब नहीं सुन सकते। योगेंद्र जी इनको म्यूट कीजिए, इनको बोलिए जवाब सुनिए, इनको कहिए जवाब सुनिए, शोर मत मचाइए, जवाब सुनिए चुपचाप, जवाब सुनिए चुपचाप, शोर मचाना बंद कीजिए। आप जवाब सुनो, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, जवाब सुनिए। आप बोलना जानते हो तो सुनना भी जानो, केवल शोर मचाना आता, जवाब नहीं मालूम है, जवाब नहीं सुनना है, जवाब नहीं सुनना है, केवल शोर मचाना आता है। योगेंद्र जी म्यूट कीजिए इन्हें, आप यहाँ पर बोलिए। योगेंद्र जी इन्हें म्यूट कीजिए। दीपक जी एक बार जवाब, योगेंद्र जी म्यूट कीजिए, मेरे को जवाब देने दीजिए। जवाब सुनिए, सवाल खड़ा किया तो जवाब। दीपक जी जवाब सुनिए, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं लौटूंगा, एक बार जवाब सुनिए राजेश जी का। राजेश जी समय कम है, एक बार इन्होंने, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इन्होंने इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर सन 79 से केवल और केवल शोर मचाया है, इसीलिए इस प्रदेश के। सुनिए पहले बात पूरी होने दीजिए। योगेंद्र जी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, योगेंद्र जी प्लीज बात पूरी होने दीजिए। बंटवारे के लेकर के बता दीजिए। संपत्ति बंटवारे का जवाब दे रहा था मैं आपको, संपत्ति बंटवारे का जवाब दे रहा। उसके लिए आदरणीय पुष्कर धामी जी द्वारा, उसके लिए आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा योगी आदित्यनाथ जी के पास कई स्तर की बैठक होगी है, और विश्वास कीजिए हर चीज का एक समय होता है। जो सवाल ये 10 साल पुरानी पार्टी से पूछ रहे हैं, 65 साल पुरानी पार्टी जिसकी गोद में बैठ गए आज, जिसकी गोद में बैठ गए, उससे सवाल क्यों नहीं करते कि 65 साल में क्यों नहीं बंटवारा किया है? और यही कारण है कि इनकी जमानत हर जगह जब्त होती है। इसका कारण यही है, इसका कारण यही है कि इन्हें जनता पूछती नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण है ये। मैं रोकना चाहूंगा तो चलिए, उत्तराखंड के आज हरिद्वार सीट को लेकर हॉट सीट से कही जाती है, हर सीट अपने मायने रखती है और हॉट सीट कही जाती है, लेकिन हरिद्वार सीट दिग्गज परिवार में चुनाव मैदान में त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हरीश रावत के सुपुत्र वीरेंद्र रावत वहां से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी हैट्रिक बना पाएगी, ये बड़ा सवाल है, या कांग्रेस इस सीट को अपने कब्जे में लेगी, ये तो 4 जून को पता चल पाएगा। लेकिन 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिवस के दिन आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत।